नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रणनीति इसको कहते हैं जो भारत सरकार कर रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबेस पर जाते हैं आदमपुर और जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, पीठ थपथपाते हैं और बताते हैं कि जो आपने पराक्रम किया है उसके हम ऋणी हैं और सैल्यूट करते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में जाते हैं और आज रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर गए हुए हैं। जब आपके लीडर यानी आपकी रहनुमाई करने वाले लोग आपके पास आकर के यानी प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो आपकी पीठ पर थपथपाते हैं तो आपका हौसला पता है कितना बढ़ सकता है। साथ में आसमान पर आपका हौसला चढ़ सकता है। और ऐसी फौज जो नाश्ते बाद टाइम लेते हो यानी मात्र 25 से 23 मिनट लेकर के पाकिस्तान को ये बता दिया कि उसकी औकात क्या है। और ऐसी फौज को, ऐसे जवान को सैल्यूट करने का मन किसका नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अपने देश का मस्तक ऊंचा किया है, सैनिकों से बोले रक्षा मंत्री। उन्होंने कहा कि देश का मस्तक जो है ऊंचा कर दिया है। जितनी देरी में नाश्ता करते हैं उतनी ही देरी में दुश्मन को निपटा दिया है। ये राजनाथ सिंह की भाषा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जवानों का हौसला और भी बुलंद होगा। भुज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का साक्षी है। यानी जो भुज में ऑपरेशन हुआ है, जो भुज ऑपरेशन था, सिंदूर ऑपरेशन की कामयाबी का साक्षी है। भारतीय सेना ने मात्र 23 मिनट लिए, काफी थे 23 मिनट। 23 मिनट में ही कितने एयरबेस और पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए, रात में भी तारे दिखा दिए। पाकिस्तानी गिरी मिसाइल की गूंज दुनिया में सुनी गई। पाकिस्तान में जो मिसाइल की गूंज थी, गिरी थी, वो दुनिया भर में सुनाई देगी। पाकिस्तान के हर कोने से वार करने में सक्षम है। पाक के हर नुक्के एंड कॉर्नर्स में भारतीय सेनाएं, तीनों सेनाएं वार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस का भी जिक्र किया। उनका ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में दिन के उजाले दिखा दिए। नागरिक दुश्मन ड्रोन देखकर नहीं भाग रहे थे, वो कैसे एयर डिफेंस से ड्रोन को मार गिराया जा रहा है वो उसकी तस्वीरें बता रहे थे। पाकिस्तान फिर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है, यानी आतंकवाद की ढांचागत सुविधाओं को दोबारा से खत्म करना चाहता है। उन्होंने विस्तार से कहा कि वो सरकार मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देने जा रही है जो पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से दिया हुआ टैक्स है। मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो रकम पाकिस्तान को दी है उसका इस्तेमाल वो इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए करेगा, वो भी आतंकवादियों के लिए। क्या ये आतंकवादी फंडिंग नहीं है? IMF पाकिस्तान को फंडिंग देने से परहेज करे और आगे ऐसी किसी फंडिंग पर विचार करे कि देना चाहिए ये नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फंडिंग जाए, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है अब नेशनल डिफेंस का हिस्सा है, यानी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, संघर्ष है, ऑपरेशन है, वो नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि ये नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन चुकी है। हम इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। भारत नहीं है, अब भारत नया जन्म हो चुका है। हमारे आराध्य श्री राम के रास्ते का पालन कर रहे हैं। जैसे जिन्होंने राक्षसों को धरती पर समाप्त करने का प्रण लिया था, हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रण लिया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के माथे पर लाल लकीर है, सदाकत है। मात्र 23 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर कितना सटीक था हम सब जानते हैं। और आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना के लिए 23 मिनट काफ़ी है। 23 मिनट में तो लोग नाश्ता ही करते हैं, नाश्ता ही किया है और 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को सिखा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं एक्चुअल में राजनाथ सिंह ने क्या कहा है आज भुज एयरबेस से और कैसा मनोबल जवानों का बढ़ाया है, अधिकारियों का बढ़ाया है। क्योंकि सैल्यूट करने का तो मन सबको करता है कि ऐसी पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म्ड फोर्सेस और अपने BSF के सभी जाबाजों का यहाँ पुनः अभिनंदन करता हूँ। अभी साथियों, अभी कल ही में श्रीनगर में सेना के अपने वीर
जवानों से मिलकर लौटा हूं और आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला था और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूँ। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां को और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना है। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल एपी सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए। तो दर्शकों, आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो बोल थे, जो उन्होंने सराहना जवानों की, अधिकारियों की, उससे उनका कितना मनोबल बढ़ा है। कहा मात्र 23 मिनट में, इतने तो समय नाश्ता करने में भी लग जाता है, मात्र 23 मिनट में हमारी सेनाओं ने
पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। चर्चा करेंगे। संजय नागपाल जी हैं, प्रेसिडेंट है AIREA के। नागपाल जी, आपका स्वागत है। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के एक्सटर्नल अफेयर एक्सपर्ट हैं, आप सबका स्वागत है। और शुरुआत मैं डॉक्टर विजय सागर धीमान से करूँगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से रणनीति असल में इसको बोलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पहले गए एयरबेस पे, फिर अब रक्षा मंत्री लगातार कल श्रीनगर में थे, आज भुज में हैं, और जिस तरीके से वो उन्होंने संबोधित किया है जवानों को, तो जवानों का मनोबल कितना बढ़ जाता है, क्योंकि आप खुद आर्मी में रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही भी है और रिक्वायरमेंट भी थी। अब जो जवान ग्राउंड पे लड़ रहा है उसको पता है कि जो भारत का शीर्ष लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो हमारे साथ है, वो लड़ाई में भी हमारे साथ हैं। और उन्होंने जो झटका दिया है पाकिस्तान को, जो ट्रेलर दिखाया है, वो भी एक बहुत ही सोचा समझा और एक कैलकुलेटेड अटैक था। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे कि भारत को बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि पहले दिन आपने खाली आतंकियों को क्यों मारा। टॉम कूपर जैसे जो वर्ल्ड रिनॉन हिस्टोरियंस हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी बोला शायद भारत झिझक गया या शायद भारत के पास इंटेलिजेंस नहीं थी कि पाकिस्तान को कहां कहां मारा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है। ये भारत की तो जो बेसिक तरबियत है, आपको मैं रामायण की एक कहानी सुनाता हूं। जब रामचंद्र जी, उनकी फौजें लंका पे अटैक करने के लिए रामेश्वरम में अपने लॉन्च पैड पे बैठी थी, तो उनको रास्ता चाहिए था समुद्र से, पर समुद्र जो था वो किसका था? वो रावण का था। तो उन्होंने समुद्र से आग्रह किया विनती पूर्ण कि देखिए, अब हमें रास्ता दीजिए। समुद्र से 4 या 5 दिन तक उनको रास्ता नहीं दिया। उसके बाद रामचंद्र जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। उनको पहले दिन भी पता था कि ब्रह्मास्त्र है और वो पूरे समुद्र को सुखा सकता है। तो समुद्र और उसके जो जितने जीव जंतु थे, जो उसके रहने वाले प्राणी थे, उनमें त्राही त्राही मच गई। तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और रामचंद्र जी को रास्ता दिया। तो हमने भी यहाँ पे यही किया है, ट्रेलर दिखाया है। अभी भी सुधर जाइए। हमें पता है इंडस वाटर ट्रीटी में हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। हमें पता है बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस और राउंड द कॉर्नर है। हम आपको अभी भी तबाह कर सकते हैं। अगर आप अभी भी मान जाते हैं, आतंकवाद खत्म करते हैं, कश्मीर का राग अलापना बंद करते हैं, POJ वापस करते हैं, तो हम अभी भी आपको पीस और ट्रैंक्विलिटी से रहने देंगे। तो ये एक बहुत सारा जो मोदी जी ने या उनके जो रक्षा मंत्री वगैरह, जो सारे CDS चीफ और फॉरेन मिनिस्ट्री, जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, ये बहुत बढ़िया है। और ये एक एक जवान, चाहे वो आर्मी का है, नेवी का है या एयरफोर्स का है, ये बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। सबको मालूम है देश हमारे साथ खड़ा है, नेतृत्व हमारे साथ खड़ा है। और अगर पाकिस्तान की जो आज स्टेटमेंट आई है उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की, ये जो अभी हमने सीज फायर है 18 तारीख तक की है, तो हम कहते हैं ठीक है, जल्दी से 18 तारीख लाइए। और हमने जो आपको ट्रेलर दिखाया है, आप थोड़ा कोई कार्रवाई करिए, फिर हम आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। डॉक्टर साहब, मैं निपुण जी से जानना चाहूँगा। निपुण जी, जब IMF ने 8,500 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया पाकिस्तान के लिए, क्या वहाँ पर हमारी जो हार हुई है, आप मानते हैं? जी निपुण जी। नहीं, देखिए, मैं आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं विनोद जी। और निश्चित रूप से कि भारत का डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं हमको उसमें 1 बिलियन और टोटल जो 2.3 बिलियन था उसको रुकवाना चाहिए था। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कुछ है जो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ता है कि हर कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की किस प्रकार की भूमिका रही। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और शायद ही कोई समझौता ऐसा हो जो भारत और अमेरिका के बीच में ना हो। कौम का सा हर तरह की डील आज क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में है। लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बगैर IMF की अमेरिका की सहमति के IMF लोन नहीं दे सकता, क्योंकि IMF जो लोन देता है वो 85% वोटिंग परसेंटेज पे देता है और अमेरिका के पास में 16.5% वोटिंग राइट है। मीन दैट अमेरिका की सहमति के बगैर ये नहीं हुआ होगा। अब देखिए अमेरिका की यहाँ पॉलिटिक्स थी। अमेरिका जिस प्रकार से सऊदी, कतर यानी जितने भी देश हैं गल्फ कंट्री, उनका दौरा करके इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, और दूसरा अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से चेक एंड मेट को लेकर चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि भारत की डिप्लोमेसी का फेलियर मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक फियर का एनवायरनमेंट पूरे वर्ल्ड में
भारत की तरक्की को लेकर हुआ है कि भारत ने जिस प्रकार अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रखा है बगैर किसी दबाव के। ये पहली बार था विनोद जी जी। कि हमने पूरी दुनिया के सामने ये नहीं कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तान ने ये कह दिया। हमने कहा कि इस बार हम खुद कार्रवाई करेंगे और खुद एक्शन लेंगे। हमने ये जरूर था कि एक डिप्लोमेटिक और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते जो एक वर्ल्ड का व्यवहार होता है उस व्यवहार को हमने रखा। लेकिन मैं इसको ये कहूँ कि भारत का डिप्लोमेटिक फेलियर मुझे नहीं लगता। ये जरूर है कि आगे भी आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया के जो देश हैं, हम पर बहुत सारे सेशंस भी लगाएंगे। और होता यही है, एक रामचरितमानस में पंक्ति आती है ना कि जब कोई काम आप अच्छा करने जाते हैं, तरक्की करते हैं तो विघ्न आते हैं। तो ये विघ्नों की शुरुआत है और ये विघ्न निश्चित रूप से भारत की तरक्की का जो एक पैरामीटर्स को दिखा रहे हैं कि भारत किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है और अपने सेल्फ डिपेंड अपने क्या क्या डिसीजंस ले रहा है। जी चलिए, संजय नागपाल जी से जानना चाहता हूँ। संजय नागपाल जी, ट्रेड भी एक कहीं ना कहीं स्टेक रहता है और आज देश भर में जितना भी ट्रेडर्स है वो बड़ा खफा है जिस तरीके से टर्की ने या अजरबैजान ने किया है। खासतौर पर टर्की की बात करते हैं, जब वहाँ पे भूकंप आया तो सबसे पहले भारत आगे होकर पहुंचा था और खुले तौर पर टर्की ने जो उनको ड्रोन्स भी दिए, ओपनली कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। आज व्यापारी चाहते हैं कि इस कंट्री से पूरी तरह से संबंध खत्म कर दिया जाए। नागपाल जी क्या चाहते हैं? जहां फौज अपना काम कर रही है वह व्यापारी भी एक फौज के नाते अपना काम करने के लिए तत्पर है। हमारा ट्रिपल टी का फॉर्मूला रहेगा जिसमें नो ट्रेड, नो टॉक, नो टूरिज्म के अंतर्गत आज से ही ये कार्रवाई शुरू है और पूरा देशव्यापी अभियान इस वक्त भी ललित होटल दिल्ली में चल रहा है, जहां पे देश के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और अभी से ये अभियान जो है पूरी तरह से क्रम रूप लेगा और धरातल पर आपको नजर आएगा। लगभग 30,000 करोड़ की चॉकलेट का बहिष्कार करने के लिए टर्की का आज ही संकल्प ले लिया गया है। 3,000 करोड़ से ज्यादा का जो मार्बल जो हिंदुस्तान के अंदर आता है उसको बाइकआउट की तैयारी का आज ही संकल्प ले लिया गया है। आज कोई भी, चाहे टर्किश कॉस्मेटिक है, टर्किश एप्पल है या और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो भी इनका 868 कोड है, 868, 869 का बार कोड है, उसका हम बाइकआउट करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जहां पे टर्किश और अजरबैजान का जो भी इंटरनेशनल कोड होगा, बार कोड होगा, उसका हम विरोध करेंगे और किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट, कोई व्यापार वो टर्किश गवर्नमेंट के साथ या अजरबैजान के साथ नहीं होगा। ये 48,000 से ऊपर की संस्थाएं जिसका जो है संचालन करती है कैट, एज ए सेक्रेटरी दिल्ली कैट भी और एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी, उस बिहाफ पे मैं आज सभी को ये सूचना दे रहा हूँ कि ये संकल्प अभी ले लिया जा चुका है और ये अभी भी ये प्रोग्राम जारी है और पूरी तरह से हम इसका विरोध करते हैं कि फौज जहां पे बॉर्डर पे लड़ रही है, आर्थिक चोट देने के लिए आज व्यापारी तत्पर है। चलिए, कर्नल JS चौहान से जानना चाहूंगा। कर्नल चौहान, ये इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट आना कि 18 तक ही सीज फायर था, 18 के बाद क्या कर सकता है पाकिस्तान? हालांकि 23 मिनट में भारतीय सेना ने उसको दिन में तारे दिखा दिए हैं पाकिस्तान को और फिर देखिए रस्सी जल गई, बल नहीं गया अभी। क्या माने रखते हैं? देखिए विनोद जी, देखिए विनोद जी, ये जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया है ये मतलब कहीं से कोई तर्क संगत नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए आप याद कीजिए, जिस टाइम सीज फायर की बात हुई थी उसी के बाद एक स्टेटमेंट आ गया था एयर चीफ का कि देखिए ऑफ सिंदूर अभी भी चल रहा है। और ये एयर चीफ का आया, उसके बाद PM का मैसेज आया, सभी के मैसेज कहा गया कि ऑफ सिंदूर अभी चल रहा है। तो उसमें वो सीज फायर की बात खत्म हो गई। अगर आप याद कीजिए कि DGMO की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी DGMO ने चीज कही थी कि जो सीज फायर की बात हो गई तो खत्म हो गया, क्योंकि जब उस रात को उन्होंने फायरिंग किया था और ड्रोन अटैक किया तो कहने वो तो अपने आप ही खत्म हो गया। तो अब पाकिस्तान का ये कहना कि 18 तक सीज फायर है, इसका कोई महत्व नहीं रखता और इसीलिए शायद कि भारत ने भी उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया है, भारत की तरफ कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। क्योंकि वेरी क्लियरली भारत का स्टैंड है कि देखिए अगर कोई भी टेररिस्ट आपकी तरफ से अटैक होता है, दिस विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर एंड
हमारे पास वो अधिकार होगा कि हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो भारत वही स्टैंड लेके चल रहा है अभी। देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान का, इसको आप जस्ट मतलब ये कहते हैं कि उन्होंने जिस इस बैकग्राउंड में कहा, क्यों कहा, इसका मतलब मेरी तरफ से कहीं से कोई तर्क संगत नहीं लग रहा है। जी, मैं निपुण से जानना चाहता हूँ, निपुण जी क्या आपको लगता है कि आपने कैसी कल्पना की होगी कि यूएस से इस तरह से बिहेव करेगा? जितने करीबी रिश्ते माने जाते थे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, और जो इस वक्त रोल रहा है लाइक बैकस्टैबिंग, बिल्कुल पीठ पे छुरा घोंपा है। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ अमेरिका के बारे में हम लोग एक बात मानते हैं हमेशा कि अमेरिका पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट कंट्री है। वो अगर किसी को थप्पड़ भी मारता है तो उसके पैसे चार्ज करता है कि मेरे हाथ में दर्द हुआ तो उन थप्पड़ मारने का। तो अमेरिका को अगर आप ऐसे कंसीडर करेंगे कि बहुत अच्छा फ्रेंड है, ऐसा अगर टाइम टेस्टिंग फ्रेंड हमारा रहा है तो वो रशिया रहा है। इस बार तो रशिया ने भी उतना आपको सपोर्ट खुल के नहीं किया। रशिया ने भी कहा कि भाई हम इस बीच में नहीं आएंगे, मध्यस्थ भी नहीं बनेंगे, और हम चाहते हैं कि जो भी आपके बीच में ये एक्सेलेरेशन हुआ इसको रोकें और बैठ के बात करें। अमेरिका का देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कल का स्टेटमेंट देखिए, अपनी बात से बदलते नजर आ रहे हैं। और मैं पहले से ये बात कंसीडर कर रहा था कि जैसे ही ये आपका हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट और मुझे खबर मिली कि डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी आने वाले हैं और जितने गल्फ कंट्री में विजिट करने वाले हैं 3-4 कंट्री में, तो मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स को साधने का प्रयास करेंगे। और रही बात है कि टर्की का जिस प्रकार से भूमिका रही, और टर्की नाटो का मेंबर है, तो अमेरिका के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो एक हमेशा आप देखें बहुत सारे मुद्दे पे हम बात करते हैं कि WTO में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, हम रशिया यूक्रेन वॉर करते हैं तो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे एक दूसरे के सामने कॉन्फ्लिक्ट खड़े करते हैं। और देखिए, अमेरिका इस बात को जानता है कि पूरी दुनिया में चीन के बाद अगर कोई चुनौती देगा तो भारत देगा। तो हमेशा अमेरिका ये सोचता है कि मुझे भारत को भी चेक एंड मैट करना है। ये चेक एंड मैट की पॉलिसी है पूरी अमेरिका की कि पाकिस्तान को पूर्ण रूप से अगर खत्म कर दिया तो खत्म करने से क्या होगा, भारत का जो अग्रेशन था वो इतना हैवी था कि पाकिस्तान छोड़ो अमेरिका तक उसको लिया। और आप देखिए, अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री से थराई है। अभी आप देखिएगा अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री को लेकर जब 16 की जो एक डिमांड थी वो खत्म होगी, राफेल की डिमांड बढ़ गई है वर्ल्ड के अंदर, S-400 की डिमांड बढ़ गई है। चाइना वाइना का डिफेंस को पूछेगा नहीं आने वाले समय में, जिस प्रकार से इस पर वेपन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है। और अमेरिका की बहुत ही हैवी लॉबी है वेपन इंडस्ट्री। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर निहित थे, चाहे वो चेक एंड मैट की पॉलिसी है, वेपन इंडस्ट्री है। तो अमेरिका का ऐसा रिएक्शन करना, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तो हम कहते हैं कि वो रात में कुछ है सुबह कुछ हो रहे हैं, रात को सुबह उठ के कहते हैं यार थोड़ा ज्यादा हो गई थी, ऐसा कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे। कल का आप स्टेटमेंट देखिए कि नहीं मैं ऐसे नहीं कहना चाह रहा था। कल का स्टेटमेंट कैसा था उनका, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा रोल था, हम उसमें कुछ भूमिका अदा कर रहे थे, हम मध्यस्थ नहीं थे। एकदम यू टर्न मार गए। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को उस तरह से लीजिए कि एक अवसरवादी मित्र हमारा है जो अवसर के अकॉर्डिंग काम करता है। जरूरत होगी हमारी तो खड़ा हो जाएगा, जरूरत नहीं होगी तो पीछे हट जाएगा। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में बात क्लियर है विनोद जी कि भारत इतना सक्षम रूप से उभर कर आया है कि दुनिया को सरप्राइज था, दुनिया की वेपन इंडस्ट्री को सरप्राइज था, हमारा आत्मबल था, पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ था, एक यूनाइट पावर थी। तो ये एकदम सरप्राइज एलिमेंट था। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर धीमान, ये कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है कि मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन पाकिस्तान ने चलाई थी और ये कहा था कि आदमपुर एयरबेस को हमने नुकसान पहुंचाया है, भुज में भी नुकसान की बात थी, और उन्हीं एयर बेसिस पर प्रधानमंत्री का जाना, फिर रक्षा मंत्री का जाना, ये क्या स्ट्रेटेजी रहती है? देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो DGISPR जो पाकिस्तान में है, उनके पास प्रॉपर एक एजेंसी है जो यही काम करती है। अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को खोल के देखेंगे, जो उनका सोशल मीडिया या उनके लोकल चैनल, वहां यही बताया जा रहा है कि भारत को घुटने पे ला दिया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर वो कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जीप में क्यों जा रहे हैं सियालकोट, और नूर खान एयरबेस पे वहां क्यों नहीं आ रहे, या वो बाई एयर क्यों नहीं जा रहे जैसे हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जा रहे हैं जगह जगह पे? क्योंकि वो एयरफील्ड जो है ऑपरेशनल है, उनके सारे के सारे उपकरण काम कर रहे हैं, और वो पीछे वो जिसको वो डिस्ट्रॉयड बोल रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये किस्म की एक नीति है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, आज दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज के पास सैटेलाइट इमेजरी है जो कमर्शियली अवेलेबल है, और वो दिखाई जा रही है उनको, और ये पाकिस्तान के मीडिया ने उस पर रोक लगा रखी है। परंतु मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, बंगला डैम के या दूसरे हैं, जो दुनिया के बहुत सारे देशों में रहते हैं,
उनको सच्चाई पता चल रही है, तो वो अपने अपने वीडियोस बना के पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तो ये किस्म की मैं कहता हूँ विफलता है। और दूसरी बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आप देखिए, वो आपको नजर आती है, उनको ड्राइव कर रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो उनको जो क्या बोलना है उसकी स्क्रिप्ट दी गई है। हमने शहबाज शरीफ साहब को पहले भी भाषण देते सुना है, कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतना डर और इतना रुकाव हमने कभी नहीं देखा है। खुल के बोलते थे वो पहले भी, और आज हमने वो चीजें नदारद हैं। इसका मतलब सच्चाई कुछ और है जो पाकिस्तान छुपा रहा है। ये समझ से बाहर है कि आप कह रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो डरे हैं, खौफ ज़्यादा हैं। फिर 18 वाला यानी 18 मई तक ये इसके पीछे क्या है? जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है डॉक्टर साहब के साथ हमारा संपर्क कट गया है, तो मैं संजय नागपाल जी के साथ जाना चाहूँगा। संजय नागपाल जी, क्या ऐसा हो सकता है कि व्यापार भी एक माध्यम है, व्यापार के माध्यम से अपने दुश्मन को परास्त किया जा सकता है? संजय नागपाल जी, क्या व्यापार भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं? क्योंकि टर्की हमारा दुश्मन है, ये मान के चलना पड़ेगा। खुले तौर पर उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, और जो ड्रोन के अवशेष हमें मिले वो इस बात की तस्दीक करते कि सारे के सारे ड्रोन टर्की से आए हुए थे। आर्थिक रूप से इसकी कमर तोड़ने का कार्य करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान जिसने टूरिज्म के रूप में अजरबैजान को और टर्की को इतना ऊपर तक चढ़ाया और उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ाने का काम किया, और उसी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। आज उसी टूरिज्म को हम बाइकआउट करते हैं, और वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 868, 869 जो इसका बार कोड है, हम उसी को ही हिंदुस्तान में बैन करने का संकल्प लेते हैं। 30,000 करोड़ की लगभग चॉकलेट जो हिंदुस्तान में आती है, आज हम उसका बहिष्कार करते हैं कि बॉयकॉट टू द चॉकलेट ऑफ टर्किश चॉकलेट। इसी तरीके से 3,000 करोड़ का जो मार्बल आता है उसका भी हम विरोध करते हैं कि बॉयकॉट टू द टर्किश मार्बल। इसी तरीके से जो शूटिंग टर्की में अजरबैजान में होती थी, फिल्म इंडस्ट्री को भी ये संकेत है हिंदुस्तानी का कि कोई भी शूटिंग, किसी भी फिल्म की शूटिंग अगर टर्की में या अजरबैजान में होगी तो उसका हर हिंदुस्तानी बहिष्कार करेगा। हर तरीके से हम चाक चौबंद होके आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो दुश्मन का दोस्त बन के खड़ा है वो भी बराबर का दुश्मन है, उससे हम सिर उठाने का मौका नहीं देंगे। इस रूप में, अपनी व्यापारिक रूप में, एक फौजी के रूप में हम इस कार्य को करेंगे। जी बिल्कुल संजय नागपाल जी, हमने कुछ व्यापारियों से, हमारे ताबिश कमाल हैं हमारे सहयोगी दिल्ली में, उन्होंने कुछ व्यापारियों से इस बाबत ही बातचीत की। जैसे आपने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए के चॉकलेट ही आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे शूटिंग बढ़िया होती है, वो सर्वाइवल का एक कारण है इन दोनों अजरबैजान और तुर्की का। तो हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने कुछ व्यापारियों से बातचीत की। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वो तुर्की के साथ संबंध नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है उन व्यापारियों का। ताबिश कमाल ने हमारे साथ बात करने के लिए अश्वनी महाजन जी हैं। सर, आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रही थी, और जब उसके जवाब में पाकिस्तानी सेना हमारे नागरिक क्षेत्र में भी आक्रमण कर रही थी, ऐसे में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ चुना और पाकिस्तान को उन्होंने सैन्य सहायता दी, ड्रोन्स दिए, मिसाइल्स दिए, और भारतीय सेना के खिलाफ। ये तो भारतीय सेना का पराक्रम है कि उन्होंने उस तमाम ड्रोन्स को मार गिराया, उनकी मिसाइल्स को बिल्कुल चलने नहीं दिया। ऐसे में भारत एक विजयी होकर के निकला है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अब समझ में आई है कि तुर्की जैसे देश जो इस प्रकार के आतंकवाद का साथ देते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध हमें नहीं रखने चाहिए। भारत उनसे $3 अरब का सामान इंपोर्ट करता है, उसको बंद करना चाहिए। भारतीय कंपनियों ने उनके साथ समझौते करके रखे हैं, उनको लाभ पहुंचता है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। हम भारत सरकार की भी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने सेलेब्स नाम की कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की तरफ आगे बढ़े हैं और उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस को उन्होंने रिवोक किया है। इसके साथ ही साथ हम अडानी ग्रुप का भी हम
उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी अपनी उन तुर्की की कंपनियों के साथ एक संबंध विच्छेद किया है। हम भारत की तमाम कंपनियों को ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का तुर्की के साथ जो संबंध है वो सहा नहीं जाएगा। सर, आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सब इतना आसान होगा? सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे? देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने सेलेब्स के सिक्योरिटी लाइसेंस को कैंसिल किया ना, अडानी ने किया ना, हमारी दूसरी कंपनियां करेंगी ना। हमारे देश की जनता बहुत बहुत देशभक्त है, वो भी तुर्की के सेब नहीं खाएगी, तुर्की की मशीनरी नहीं खरीदेगी, तुर्की का कोई साजो सामान नहीं खरीदेगी। और हम पूरे दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि आतंकवाद का साथ देने वाले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम दिल्ली के चाणक्यपुर थाने पर है, जहां पर यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जहां यूथ मौजूद है, वहीं पर ये भी डिमांड की जा रही है कि सरकार ऐसे मुल्कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और भारत की जनता इन मुल्कों का। दर्शकों, आपने देखा कि व्यापारी तबके में कितना रोष है। उनके लिए नेशन फर्स्ट, ट्रेड सेकेंड। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति और ख़ास तौर पर जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोड्यूसर्स हैं, उनका भी सोचना चाहिए कि हमें इन दोनों मुल्कों में जाकर के शूटिंग नहीं करनी है, उनकी इकानमी को और बढ़ावा नहीं देना है और यहीं पे रोकना है। कर्नल JS चौहान से जानना चाहूँगा मैं, कल साहब, बड़ी चिंता का विषय है कि एक टेरर स्टेट के हाथ में न्यूक्लियर पावर है, यानी पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान गैर जिम्मेदार है और उसके हाथ में न्यूक्लियर पावर, कितना मुश्किल है। देखिए, ये तो एक चिंता का विषय है। इसके ऊपर शायद रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन और टेररिज्म ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोगों ने जरूर ये डिफेंड करने की कोशिश की कि नहीं, उसको कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए एक चीज समझने की कोशिश की कि पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसने खड़ा किया? पाकिस्तान आर्मी ने। ठीक है, कंप्लीट पाकिस्तान आर्मी उनको बैक कर रही थी, पर ग्रेजुअली क्या हुआ, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं कि अब शायद वो उल्टा आर्मी को कंट्रोल करने लग गए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे कि जब टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक हुआ था, तो जो उनकी बॉडियों के अंदर पाकिस्तान फ्लैग के अंदर लपेट करके जनाजा निकाला गया था और वहां पे सर आर्मी के सीनियर ऑफिसर खुद खड़े हुए थे। तो ये अपने आप में बहुत मैसेज देता है कि वो दिन नहीं हो गए कि टोटली आर्मी कंट्रोल कर रही है। अब शायद ये भी नौबत आ गई है। कर्नल चौहान, ये तस्वीरें मैंने देखी, आपने देखी, मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन ने भी देखी होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी देखी होती। क्या वो एक्शन नहीं ले सकते हैं कि आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स उनके जनाजे में आ रहे हैं? फिर रेलेवेंस क्या रहेगा? वही बात देखिए जी, यही चीज डिमांड की जा रही है कि देखिए सरेआम दिखाई दे रहा है कि आर्मी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। तो एक तरह से आपको पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, एक्शन लेना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और यही चीज पीएम ने भी अपनी स्पीच के अंदर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी लड़ाई टेररिज्म से है और टेररिज्म के साथ ही साथ जो भी टेररिज्म के साथ खड़ा है, मेरी लड़ाई उसके साथ भी है। तो दोनों चीजें। आपने जो न्यूक्लियर की बात कही थी, अब इसमें वास्तव में अच्छी चिंता का विषय हो गया है कि अगर गलती से इसके ऊपर कंट्रोल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तब क्या होगा। तो यहाँ पे, और ये बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सोचना चाहिए। यूएनओ की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, यूएनओ की वैसे नहीं कोई सुनता है, तो यूएनओ का इफेक्टिवनेस आप देख चुके हैं, कहीं पे कुछ नहीं है, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए था। और एक चीज और आप देखिए, जो ट्रम्प का रिएक्शन आया था, अचानक जो यूएसए कूदा था इसके अंदर, वो भी यही एक बहुत बड़ा कारण था न्यूक्लियर वेपन का, जो आपने भी खबरें दिखाई होंगी, बाकी मीडिया ने भी दिखाई हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स के आसपास कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक हुआ है। अगर यही चीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो मुनीर जी हैं, मुनीर खुद ही एक तरह से टेररिस्ट उसी के जन्मदाता हैं, जन्म से पैदा हुए हैं, अगर इसका वो मिसयूज करते हैं तब शायद बहुत खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर विजय सागर कुछ कहना चाहते थे, पॉइंट आउट कर रहे थे। देखिए जी, इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जी जी, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक 1267 रेजोल्यूशन की एक कमेटी होती है, वो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की। वहां पे हमने एक केस रख दिया है कि इनको डिक्लेयर करिए पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट, पर वो होगा नहीं, क्योंकि कम से कम चाइना उसको वीटो करेगा।
तो इसलिए ये एक बड़ी चीज है जो सबको समझ में आती है। अब यहाँ बात चलती है न्यूक्लियर वेपन्स की। न्यूक्लियर वेपन्स को अगर टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाएंगे, परमानेंट क्योंकि मेंबर किसने अमेरिका बनवाया ही, था, इसका भी खुलासा कर दीजिए, लगे हाथ इसका भी खुलासा कर हाँ जी, मैं दीजिए। भी इसका परमानेंट में, चाइना को परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसने बनाया था, प्लेट में किसने रख भारत कर ने भारत को एक ऑफर दी गई थी कि आप परमानेंट मेंबर बनिए, पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बड़ी जेनरोसिटी दिखाते हुए बोला कि चाइना का पहला हक है। जैसे IWT उन्होंने साइन किया पाकिस्तान के फेवर में। खैर चलो छोड़ दीजिए उसको, पुरानी बातों को। आज की बात यह है कि पाकिस्तान में जो जिहादी प्रोडक्शन हुई वो अमेरिका के कहने पे हुई। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स आए वो चाइना की बहस पे आए, चाहे वो किसी भी रूट से आए। तो उसके बाद पाकिस्तान, चाइना को तो बड़ा करेक्शन, अमेरिका को क्लियर था कि ये पाकिस्तान में जिहादी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब क्या करना है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि पाकिस्तान की जो जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन सब की जो सिक्योरिटी है, उन सब की जो ट्रेनिंग है लोगों की, वो अमेरिका करेगा। और अमेरिका का पूरा कंट्रोल है वेपन्स के ऊपर। वो कभी भी कुछ भी उसको अगर पाकिस्तान करना चाहेगा अभी तो उसको वो नहीं करने देगा। अभी लेटेस्ट बात मैं आपको ये बताऊं, ये आज सुबह की खबर है, पाकिस्तान अपना डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस को हम नहीं छोड़ेंगे। उनको सडनली क्या जरूरत पड़ गई बगराम एयरबेस, उनका जरूरत कुछ भी हो सकता है। और मेरा विचार है कि शायद उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान जिस तरीके से टूटने की कगार पे खड़ा है, शायद अमेरिका उसको हेल्प नहीं कर पाएगा, तो वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा। तो एक उनके पास फोर्स के लिए एक जगह होनी चाहिए जहां वो लैंड करके एग्जैक्टली मैं, चलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा। मैं निपुण जी से जानना चाहता हूँ, निपुण जी, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जो रवैया भारत का है, कड़ा स्टैंड है, क्या ये एक दबाव का कारण बन सकता है? निपुण जी, क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी और POK ये पाकिस्तान पर दबाव का एक कारण बन सकते हैं? देखिए विनोद जी, मैं एक बात मानता हूं कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसके दो ही इलाज हैं। एक तो बाल्कनाइजेशन, हम एक वर्ड यूज करते हैं बाल्कनाइजेशन, जैसे एक युगोस्लाविया अपने देश का नाम सुना होगा, उसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया था इथनिक और उसकी लैंग्वेज के बेस पर। ऐसी पाकिस्तान जो टूटेगा वो एक तो एथनिक और आपका किस बेस पर, लैंग्वेज बेस पर, जो बलूचिस्तान का आप जिक्र कर रहे थे भी और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर रहे थे। दूसरा क्या है कि किसी भी देश की जो टूटने की जो पॉसिबिलिटीज होती है, बिगड़ने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो दो बेसिस पर होते हैं। एक तो उसकी इकोनॉमी क्रैप्स हो जाए या उसके रिसोर्सेज क्रैप्स हो जाए। इकोनॉमी ऑलरेडी पाकिस्तान की कमजोर है और रिसोर्सेज की हम जब बात करें तो पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज होता है। ऑलरेडी पंजाब और सिंध के बीच में क्या है, पानी को लेकर, इंडस वाटर को लेकर पहले से डिस्प्यूट है। पंजाबी जो है कई सारे कनाल्स बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, सिंध को पहले ही पानी नहीं मिल रहा है। 2024 मुझे याद है कि इन्हीं गर्मियों के दिनों में 3 महीने तक सिंधी जो है वो बैठे रहे थे, पंजाब में जाकर धरना दिया कि पानी छोड़ो। अब जिस प्रकार इंडस वाटर को लेकर भारत का सख्त रवैया है, भारत का ये भी रवैया मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है उसको भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आप अपने सारे एक्सपोर्ट रोक दीजिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, हमको डैम बनाने हैं और डैम बनाने के लिए हमको स्टील की रिक्वायरमेंट है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भारत धीरे धीरे पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पाकिस्तान को हम टुकड़ों में कर देंगे, खंड में कर देंगे, यही इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और जो भी बात भाई साहब बोल रहे थे, सर बोल रहे थे मुझसे पहले, पाकिस्तान को एनुअली अपने जितने न्यूक्लियर वेपन है इनकी सिक्योरिटी में $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर को खर्च करना पड़ता है। आज भारत इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के सामने, कि क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो $2 बिलियन एनुअली खर्च कर सकता है, पहली बात। और जिस प्रकार उसके टुकड़े होने की संभावना है, और टेररिस्टों का जो जमावड़ा, PM मोदी ने खुद बोला था, अब एक सरकार नहीं है कि टेररिस्ट वहां पर है, अब यह है कि सरकार स्पॉन्सर्ड, यानी इसको मैंने बोला स्टेट स्पॉन्सर आपका टेररिज्म है। तो जहां पर टेररिस्ट लोगों को सरकार या मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, तो क्या ऐसे में न्यूक्लियर वेपन की गारंटी है? तो हम यही मांग उठाएंगे पूरी दुनिया के सामने कि डी न्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए, तभी पाकिस्तान को हम लोग। तो ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं, भारत इंडस वाटर को लेकर बड़ा सख्त रवैया लेगा, और मैं मानता हूं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं। इसका इंपैक्ट आपको आने वाले समय दिखाई देगा कि पाकिस्तान पैसे के अलावा पानी के लिए तरसेगा,
और पानी उसका एक बड़ा कारण बनेगा उसके टूट जाने का, बिखर जाने का। चलिए जी, संजय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मालदीव वाला इशू हुआ था, संजय जी आपसे जान रहा हूँ, संजय नागपाल जी, क्या वाकई में लोग खुद ही, जो लोग बतौर पर्यटक इन दो मुल्कों में जाया करते थे, वो खुद ही बैकड्रॉप कर लेंगे, जाने से मना कर देंगे, जैसे मालदीव में हुआ था? संजय जी से नहीं संपर्क बन पा रहा है हमारा, लेकिन मैं कर्नल चौहान जी से जानना चाहूँगा। चौहान जी, इन्होंने कहा कि भारत इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और इस वक्त माहौल भी वहाँ पे ऐसा ही है, गृह युद्ध जैसा माहौल है, जैसे हम सब देख रहे थे उस युद्ध के दौरान जो हुआ था। क्या मिलिटरीली हम थोड़ी हेल्प कर सकते थे, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करवा देते, पीएके के ऊपर करवा देते? देखिए विनोद जी, किसी भी देश के लिए जो लड़ाई होती है तीन फ्रंट पे होती है। एक होती है कैनेटिक, जिसपे ऑफकोर्स फिजिकल जिसपे आप अटैक करते हैं, दूसरा इकोनॉमिकल होता है, तीसरा होता है आपका डिप्लोमेटिक। तो तीनों फ्रंट पे जो भारत काम कर रहा है। अब जो आपने बलूचिस्तान की बात की, अब वहां पे क्या हो रहा है, कौन पीछे लगा, इसको शायद इस टाइम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, और ये सबको पता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। बट आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इस टाइम शायद उचित नहीं होगा, ये तो आप भी मानते हैं। उस हर चीज का एक टाइम होता है जी। तो पहले उसको पकने दीजिए, पहले उसको पकने दीजिए, जो एक लिमिट तक आए। अगर आप देखिए, बलूचिस्तान ने खुद कह दिया है कि साहब हमें इंडिपेंडेंट हम घोषित कर दिए, हमें आप मान्यता दे दीजिए। वो इस लेवल तक आ चुका है बलूचिस्तान, ठीक है। तो इस चीज को, अच्छा, इसी के साथ जब ये इकोनॉमिक थिंग आएगा, जो पानी की बात अभी बातचीत आपने की थी, ये सब चीजें एक साथ आएंगी, तब वो राइट टाइम होगा, जबकि वहां अंदर से ही आवाज उठेगी कि भाई ये बलूचिस्तान अलग एक देश है। तो उस चीज का, बाकी जो हो रहा है वो आपको भी, हम मुझसे अच्छी तरह पता है कौन पीछे, कौन सपोर्ट कर रहा, नहीं कर रहा, वो सब मतलब आप इसके अनुसार बात करना इस टाइम पे उचित नहीं होगा। निपुण जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यूएसए के प्रेसिडेंट ने वो किया, कहा कि कहीं ना कहीं, आप देखिए उनका एक्सेंडल से आता है, कहते हैं कि हमने बात कर ली है, उनके बीच में सीज फायर हो गया है, और उसके बाद एस जयशंकर कहते हैं कि हमें किसी दूसरे मुल्क की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाजी तो मुझे लगता है ट्रंप मार ही गए थे, उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा कि सीज फायर हो गया है, लेकिन पहले उसका जिक्र ट्रंप ने कर दिया था, और अब यानी सांप निकल गया है, अब हम लकीर पीट रहे हैं, तीसरे मुल्क की मध्यस्थता नहीं होगी। देखिए जी, नहीं देखिए, ये तो आप खुद देखिएगा, पाकिस्तान की ओर से ही कल क्लैरिफिकेशन आ गया है। पाकिस्तान ने कह दिया कि मध्यस्थता अमेरिका ने नहीं की है, और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हाँ, बात कराने में कई लोग शामिल थे, जिसमें यूएई भी एक शामिल था, टर्की भी का भी दबाव था। उन सब कारणों से देखिए क्या था कि जैसे नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ, और ये बात बहुत सच्ची बातें हैं, कोई आपकी लुके छुपी बातें नहीं है। मैं बहुत सारे आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि जिनके आधार में मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का न्यूर बेस जो है, एयरलाइंस के ऊपर जो एयरबेस पर जो अटैक हुआ, वो इतना हैवी था कि पाकिस्तान संभल नहीं पाया। अब पाकिस्तान के पास में ये था कि 20% अगर किसी देश की एयर फोर्स कैपेसिटी हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो दैट इज अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर दिस, किसी भी कंट्री के लिए बड़ा डिजास्टर आपका होगा। तो यहाँ पर क्या था कि अपने इंसल्ट को बचाना था। भारत को जानकारी जरूर दी है, मैं मानता हूँ कि जीडी वेंस ने ये कहा कि कोई अलार्मिंग आपकी, मतलब बहुत कोई बड़ी घटना हुई है, जिस कारण क्या है कि आपको तुरंत, हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि जो वो न्यूक्लियर आपका लीकेज की बातें हुई, भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया कि ऐसा ना हो कि उसका जो इस समय जो विंड का आप देखेंगे, जो आप वर्ल्ड के विंड का मैप देखेंगे, तो इस समय जो आपका मई का मंथ होता है, ये हमारा अरब सी से हमारी ओर क्या अपनी विंड्स आती है, हमें उसका भी खतरा था। और देखिए अमेरिका ने जब खुद कहते, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बातचीत कराने में बीच में बात, मतलब आपका मैं मेंबर बना सके, और मैंने बातचीत शुरुआत करने के लिए हमारी एक भूमिका थी। अब वो बदल गए अपने बयान से, और मैं मानता हूँ जब हमारे डीजीएमओ कह रहे हैं, हमारे पीएम कह रहे हैं, विदेश मंत्री कह रहे हैं, खुद पाकिस्तान के प्रवक्ता ने कह दिया कि नहीं, अमेरिका की भूमिका नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका सिर्फ क्रेडिट जीवी बनने के लिए कि मुझे क्रेडिट लेना, और क्रेडिट लेने का भी उसका मकसद था कि उसको गल्फ कंट्रीज में दिखाना था कि आई एम द बॉस ऑफ द एशिया, मैं एशिया का बॉस हूँ, चीन बॉस नहीं। चलिए डॉक्टर विजय धीमान जी, डॉक्टर साहब, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि टीआरएफ को
आतंकवादी यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में इनकॉर्पोरेट किया करवाया जा सकता है? कोशिश तो की जा रही है डॉक्टर धीमान। देखिए, कोशिश की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रूफ दिए जा रहे हैं, प्रमाण दिए जा रहे हैं और दुनिया उसको मान भी रही है। जो भी जितने भी विदेशी राजनयिक हमारे कंट्री में हैं, उनकी रेगुलर ब्रीफिंग्स की जा रही हैं, उनको रेगुलर बताया जा रहा है। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट चाइना का जो वीटो पावर फैक्टर है वो इसको नहीं करने दिया जाएगा, परंतु आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते टेररिस्ट नेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, परंतु उसको प्रोस्क्राइब जरूर कर सकते हैं। प्रोस्क्राइब करने का मतलब है उनको घोषित कर सकते हैं कि यूएन द्वारा घोषित नहीं है, दूसरे किसी कंट्री द्वारा घोषित है। और बाकी जितने भी दुनिया के देश हैं उनको बोल सकते हैं कि भाई देखिए, ये आज ये आतंकी हमला जो है भारत के खिलाफ हुआ है, कल कोई आपके खिलाफ भी होगा। और यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि 26 कंट्रीज जो हैं वो वन वे और दी अदर किसी ना किसी टाइम पे इसके शिकार हो रखे हैं। और बल्कि 100% कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इस्लामी विस्तारवाद का शिकार हैं और वो उसका ड्रामा देख रहे हैं कि लोग कैसे आते हैं, शरणार्थी बन के आते हैं, रिफ्यूजीज बन के आते हैं, फिर उनकी पार्लियामेंट में भी मेंबर बन जाते हैं और फिर वो शरिया की मांग कर रहे हैं। ये सब जो ड्रामाबाजी है, जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या जितनी भी नॉन सोशल एक्टिविटीज हैं, ये लोग कर रहे हैं और दुनिया उसको देख रही है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि पीपल विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस और उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन जरूर लेंगे। कर्नल चौहान, एक डिपोटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, जो पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या से, उनको वापस भेजने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ, वो इस सीजफायर के साथ साथ वो भी थोड़ा हल्का पड़ गया है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो इलीगल वे से यहाँ पर लोग ठहरे हुए उनको तुरंत वापसी की जानी चाहिए बिना इफ एंड बट के? नहीं, मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, ये एक्शन तो हमें बहुत पहले ही लेना चाहिए था और सरकार ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं शायद जो थोड़ा स्लो पड़ा, तो मुझे नहीं लगता स्लो पड़ा, कि शायद हो सकता कि सरकारी जो एजेंसियां हैं इसके ऊपर काम कर रही होंगी कि आइडेंटिफाई करना, प्लान बनाना, कैसे आगे चलना। और एक चीज और देखना पड़ेगा जी कि हमारे वहाँ जो जुडिशरी है ना, उसको एक थोड़ा सा बहुत इस चीज पे सोचना चाहिए कि हर जगह जुडिशरी को बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिए, एक को भेजा जा रहा था, लास्ट मिनट जुडिशरी ने ऑर्डर दे नहीं, इसको रोक दिए, नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत ही कुछ चीजों पर जुडिशरी को भी अपने आप को थोड़ा सा स्टेन करना चाहिए कि ह्यूमन राइट इज ओके, बट ह्यूमन राइट को जो मतलब देश की सुरक्षा और ह्यूमन राइट को दोनों को थोड़ा बैलेंस लेके चलना चाहिए। दो देश की सुरक्षा ज्यादा होना चाहिए और शायद यही एक कारण है कि सरकार ने क्या किया है, इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से आइडेंटिफाई करके, लीगलाइज करके वो इसके ऊपर एक्शन लेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत देखिए विनोद जी जो है स्टेट गवर्नमेंट का कॉपरेशन। ये भी आप मानेंगे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट अभी भी ऐसी हैं जो इसमें उस तरह कोऑपरेट नहीं करती जैसे कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो ये इस बात को भी देखना पड़ेगा और हो सकता है यही कुछ कारण हो जिसके लिए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल थिंग इसको मोर सिस्टमैटिक ढंग से इसको टैकल करना चाहती है। निपुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, निपुण जी, हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है जो इंडियन डेमोक्रेसी है और स्यूडो सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी इसलिए जोड़ रहा हूँ इस साथ क्योंकि ये वोट की राजनीति है कि आप बांग्लादेशियों को आकर के यहाँ पे आधार कार्ड बना के उनका वोट बना देते हो, रोहिंग्यास का वोट बना देते हो ताकि आपकी जीत हो सके और आपको कुर्सी मिल सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिविजिट करने की ज़रूरत है आपको डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सेक्युलरिज्म तो सही मायने में हमने कभी अपनाया नहीं सेक्युलरिज्म को। अगर सेक्युलरिज्म अपनाया होता तो हमारे यहाँ पर यूसीसी आया होता। सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मायना है सभी धर्मों के साथ एक सा व्यवहार, पहली बात। और दूसरा, जो आपके लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय आधार होगा, धर्म आधार नहीं होगा। अगर आपके यहाँ पर अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग लॉ है तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे आप सेक्युलरिज्म दिखा सकें। सेक्युलरिज्म तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, सिर्फ एक छद्म रूप से सेक्युलरिज्म बोला जाता है, रियलिटी में सेक्युलरिज्म नहीं है। पहले तो बात मैं ये कहूंगा। और रही बात डेमोक्रेसी की, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात कही, मुझे याद आती है बराक ओबामा की किताब। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि 26/11 की घटना के बाद हमारी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए टफ कदम नहीं उठाए गए, इससे भारतीय मुस्लिम नाराज हो जाएंगे और हमारा वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा।
आप समझ सकते हैं क्या मानसिकता रही होगी, क्या हद क्या है। मेंटेलिटी रही होगी। जी जी जी। तो आप सोच सकते हैं आज की सरकार, और मैं कहता हूं कि भारतीय मुस्लिमों को पाकिस्तान से जोड़ने की जरूरत क्या है, ये जोड़ कौन रही थी, सरकार जोड़ रही थी। आज हम देखें किस प्रकार भारतीय मुस्लिम खड़े हैं। आपको लगा किसी भी मुस्लिम ने, आप देखिए जो ओवैसी भारत में मुस्लिमों की लड़ाई लड़ते हैं वो खुलकर कितना बैटिंग कर रहे हैं कि मार दो पाकिस्तान को, ये वो। आप देखिए कश्मीर के अब्दुल्ला को देखिए, दोनों के दोनों बाप बेटे लगे पड़े हैं कि पाकिस्तान के ये कर दो वो कर दो। मेन डैट कि भारतीय मुस्लिम को जानबूझ के पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि भारतीय मुस्लिम भी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। मैं दिन रात चैनल पे बैठता हूं, मैं जितने मुस्लिम कैंडिडेट मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट्स के अंदर, सब कहते हैं कि हम एक साथ भारत के साथ खड़े हैं, कोई किसी तरह का विरोध नहीं। थोड़ा बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को लेकर जबरदस्ती उनको फिलिस्तीन से जोड़ने का प्रयास, जबरदस्ती उनको पार्टीज के द्वारा आपका जोड़ने का प्रयास किससे, उस जी। कंट्री से, जिससे उसका मतलब नहीं है। जी। तो मैं मानता हूं कि चलिए सेकुलरिज्म निपुण जी। का सही मायना समझेंगे तो आपके यहाँ पर निपुण जी, UCC निपुण जी, जिस दिन आएगी समय उस दिन हम रियल मायने समय का अभाव है। 1 मिनट जी, में sorry। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान इसी का रिप्लाई देंगे। सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट है मेरे पास। बस मैं आपका 1 मिनट का सम्मान करते हुए सिर्फ यही बोलूंगा कि आपके जितने दर्शक हैं घर जाके डिक्शनरी खोलें और सेक्युलरिज्म का मीनिंग देखें, डिक्शनरी क्या कहती है। अब पूरी कहानी सुनाने का समय आपका नहीं है, तो आपको आई एम श्योर जैसे ही वो सेक्युलरिज्म का मतलब पढ़ेंगे एवरीबॉडी विल बी शॉक कि आज तक हम पिछले 70 साल से सेक्युलर चला रहे हैं। 1975 में उसको अंदर डाला भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर किया गया हमने ग्राउंड के ऊपर, और वो उसमें कौन दोषी है कौन जिम्मेवार है वो उनको क्लियर हो जाएगा, बड़ा क्लियर। चलिए चलिए तो डिक्शनरी जरूर खोल के देखें। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर विजय सागर जी आपका, कर्नल JS चौहान आपका भी, निपुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।